बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे, आज हम ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 के, इस पे 3 चीज़ों पर नोट लिखना है। रिलेटिव एटॉमिक मास, दूसरा है एटॉमिक मास यूनिट AMU और तीसरा है एवरेज एटॉमिक मास। तो इन पे बात करेंगे। सबसे पहले है रिलेटिव एटॉमिक मास। तो कल थोड़ा सा मैंने बताया था, फिर यहाँ पे टॉपिक को मैंने लीव कर लिया था। तो रिलेटिव एटॉमिक मास किसे कहते हैं बच्चे? मैंने बताया था ना कि इसमें के जो मास नंबर्स हैं, एटॉमिक मासेस हैं जो एलिमेंट्स के, उनको कंपेयर किया जाता है किसके साथ? स्टैंडर्ड मास ऑफ द कार्बन 12। यानी इसमें देखा जाता है कि कोई एलिमेंट जो है उसका एटॉमिक मास कार्बन 12 से कितना ज़्यादा है या कितना कम है। और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि एटम का जो साइज़ है ना, साइज़ ऑफ एटम, तो वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है। कितना स्मॉल होता है? इतना। एटम जो हम कहते हैं कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का, तो इसका साइज़ जो है 1.67 10 पावर -24 ग्राम से 4.0 10 पावर -22 ग्राम, इतना जो है एटम का साइज़ होता है। तो अगर इतने साइज़ों को हम याद रखेंगे तो ये एक मुश्किल काम है। तो इसलिए साइंटिस्ट ने ये तरीका निकाला कि बजाय हम एक एक एटम के साइज़ को याद रखें, हम इस तरह करते हैं कि हम हर एटम को कार्बन 12 के साथ कंपेयर कर देते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने रिलेटिव एटॉमिक मासेस का जो कंसेप्ट है वो डेवलप किया। तो बस इतना ही है कि कार्बन 12 के साथ दूसरे एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मासेस हैं उनको कंपेयर किया जाता है। जैसे आप देखें, यहाँ पे मैंने कल आपको बताया था, ये एक तराजू है। तो तराजू में 2 चीज़ों को कंपेयर किया जा रहा है। सल्फ़र के साथ जो है 32 हाइड्रोजन रखे हुए हैं, क्योंकि सल्फ़र का जो एटॉमिक मास है वो 32 है और हाइड्रोजन का है 1। तो अगर 32 हाइड्रोजन मिल जाएंगे तो ये एक सल्फ़र जो है ये बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने हाइड्रोजन को कंपेयर किया सल्फ़र के साथ, ठीक है। तो इस तरह साइंटिस्ट जो है वो उसको कंपेयर करते हैं एलिमेंट के एटॉमिक मासेस को कार्बन 12 के साथ। सो ये जो कार्बन 12 है, ये एक कार्बन का एक आइसोटोप है। मैं बात कर रहा हूँ किस चीज़ की? आइसोटोप की। यहाँ पे सिर्फ मैं आइसोटोप की डिफिनीशन बताऊँगा और इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो चैप्टर नंबर 2 के आखिरी टॉपिक में इंशाल्लाह आएगी। तो फिर वहाँ पे इन आइसोटोप की एक्सप्लेनेशन भी हम करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ डिफिनीशन है। हम बात कर रहे हैं कि कार्बन 12 जो है ये एक आइसोटोप है। अब आइसोटोप किसे कहते हैं? तो आइसोटोप की ये यहाँ पे आपको जो नज़र आ रही है, ये है आइसोटोप की डिफिनीशन यहाँ तक, कि एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर्स बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। यानी एलिमेंट्स के वो एटम जिनके एटॉमिक नंबर सेम हों लेकिन इनके जो मास नंबर्स हैं वो क्या हो, वो डिफरेंट हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे आइसोटोप, ठीक है। तो इस एक पहले जो क्वेश्चन में है ना, इसमें आप देखें ये इस तरह लिखेंगे। आप पहले डिफिनीशन लिख लेंगे, ये 3 लाइनों वाली या ये 2 लाइनों वाली, जो आपको मर्जी है। फिर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन में ये बात कहेंगे कि एटम का साइज़ स्मॉल होता है, इसलिए इसके साथ काम करना, इसके साथ मेजरमेंट करना जो है वो क्या हो जाता है? इम्पॉसिबल। देखिए लिखे ना, इम्पॉसिबल टू मेजर। मेजर का मतलब क्या है? नाप तोल करना। इसके साथ जो साइंटिस्ट कैलकुलेशन करते हैं, तो ये साइज़ छोटा है, इसलिए साइंटिस्ट ने ये काम किया कि उन्होंने कार्बन 12 के साथ कंपेयर कर दिया इसको। तो कार्बन 12 एक आइसोटोप है कार्बन का। और आइसोटोप क्या बताया मैंने आपको? जिसके एटॉमिक नंबर सेम हो जिन एटम्स के, और जो एटॉमिक मासेस हैं वो डिफरेंट हो। फिर दूसरा जो नोट है वो है अबाउट एटॉमिक मास यूनिट, AMU। तो एटॉमिक मास यूनिट किसे कहते हैं? द मास ऑफ द 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ द कार्बन 12 इज कॉल्ड वन एटॉमिक मास यूनिट। यानी मैंने बताया ना कि कार्बन 12 के साथ कंपेयर करते हैं, तो किसी एटम का मास जो है अगर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/12 के साथ, या 12 पे डिवाइड कर दो,
तो वो जो आंसर निकल आएगा वो इसका एटॉमिक मास यूनिट होगा। जैसे आप देखें, ये देखें, एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन 12 इज 12 ग्राम, तो इसके लिखा है 1 मोल। नोट करें इस बात को, आगे जाके कैलकुलेशन में ये चीज़ काम आएगी कि जब हम किसी चीज़ को, ये देखें ना, ग्राम में ज़ाहिर हुआ है 12 ग्राम, तो 12 ग्राम को हम क्या कहेंगे, ये इसके कितने मोल हो गए, 1 मोल, 12 मोल नहीं, ठीक है। ये कार्बन का एटॉमिक मास है 12, तो इसको जब ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, मोल। तो ये चीज़ें आ रही हैं आगे, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मोल, एवोगैड्रो नंबर, इन पे टॉपिक हैं। फिर आप देखें कि 1 मोल ऑफ कार्बन 12 जो है, इसके अंदर कितने एटम होते हैं, 6.023 10 पावर 23 जो एटम्स हैं ये होते हैं। अब ये जो नंबर है ये एक साइंटिस्ट ने दिया था, उसका नाम है एवोगैड्रोस नंबर। तो केमिकल कैलकुलेशंस जो होती हैं ना, इनमें मोल, एवोगैड्रो नंबर, इनका बहुत बड़ा किरदार होता है, इनको समझना होता है। तो आगे कैलकुलेशन करेंगे, ये कैलकुलेशन नहीं है, ये जस्ट सिंपल वैल्यूज़ हैं जो आपको बताई जा रही हैं, आपको रिमाइंड करवाई जा रही हैं कि मोल जो होगा ये इतना होगा, एवोगैड्रो नंबर इतने होंगे। अच्छा, तो अगर आपको कोई कहे कि 1 एटम जो कार्बन 12 का है उसमें कितने ग्राम होते हैं, ग्राम, तो 12 को आप डिवाइड कर देंगे एवोगैड्रो नंबर पे, तो इससे आंसर आ जाएगा 1.993 10 पावर -23 ग्राम। तो एक एटम जो कार्बन 12 का होता है वो इतने ग्राम का होता है, ठीक है। ग्राम जो कि वज़न की एक यूनिट है, वेट की ना, ग्राम, किलोग्राम। तो इससे हम ये नतीजा निकालते हैं, देखें कि 1 AMU, हम किसकी बात कर रहे थे, एटॉमिक मास यूनिट की, AMU की हम बात कर रहे थे ना। तो 1 AMU जो है वो कितने के इक्वल हो जाएगा, 1/12, क्योंकि ये देखें डिफिनेशन में मैंने आपको बताया। तो 1/12 को मल्टीप्लाई कर दिया 1.993, ये 1.993 यहाँ से आया, ये वैल्यू है, तो इसके से मल्टीप्लाई कर दिया तो इससे आ जाएगा 1.67 10 पावर -24 ग्राम, यानी 1 AMU जो है वो 1.67 10 पावर -24 ग्राम के इक्वल हो गया। और अगर इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 पे डिवाइड कर दें इसको, तो आपको पता चल जाएगा कि ये 24 से चेंज होके ये वैल्यू चली जाएगी 27 में, क्योंकि किलो का मतलब होता है ना 1000 में 3 0 होते हैं, तो इस वजह से। अच्छा बच्चे, अब दूसरा जो टॉपिक है ना, एवरेज एटॉमिक मास इसको कहते हैं। तो द वेटेड एवरेज ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एवरेज एटॉमिक मासेस। इसमें हम एवरेज निकालते हैं। अच्छा, अब इससे देखें ये कैसे निकालते हैं। एवरेज एटॉमिक मास को निकालने का जो तरीका है ना, इसको आप सीखें। इसकी जो कैलकुलेशंस हैं, ये किस चीज़ की कैलकुलेशन, एवरेज एटॉमिक मास को निकालने का जो तरीका है, उसके लिए जो कैलकुलेशन करते हैं वो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अब यहाँ पे एवरेज एटॉमिक मास जो हम मालूम कर रहे हैं, किस चीज़ का मालूम कर रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। हम मालूम कर रहे हैं क्लोरीन का। तो क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास पेपर में अक्सर आता है कि इसका एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करें। तो क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास है 35.5। ये देखिए आंसर यहाँ पे आएगा, ये वाला आंसर, ये देखिए 35.5, ये क्लोरीन का एटॉमिक मास है एवरेज। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसको कैलकुलेट करने का तरीका सीखें। तो सबसे पहले जो है ना, आपके पास होना चाहिए डेटा। डेटा में 2 चीज़ें होंगी, एक होगा आइसोटोप्स ऑफ द क्लोरीन। तो क्लोरीन के 2 आइसोटोप हैं, एक का नाम है क्लोरीन 35, दूसरे का नाम है क्लोरीन 37। तो पहले आप इन 2 आइसोटोप्स को लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है, इन आइसोटोप के बाद इनकी परसेंटेज लिखेंगे कि ये नेचर में कितने % वाक़या है। तो ये जो क्लोरीन 35 है ये 75% है नेचर में, और क्लोरीन 37 जो है ये है 25%। बस इतनी चीज़ याद रखनी है आपको। ये जो डेटा है ना अभी जिसकी हमने बात की है,
तो इसको आपने याद रखना है। बाकी कैलकुलेशन है उसमें याद करने की कोई चीज़ नहीं है। तो डेटा में दो चीज़ें याद रखनी है, आइसोटोप्स हैं क्लोरीन के उनको याद रखना है, और इसके बाद जो है इनकी परसेंटेज एबंडेंस है उनको याद रखना है कि क्लोरीन जो 35 है वो कितने परसेंट है, 75% है, और क्लोरीन 37 जो है वो है 25%। ठीक है, इसके बाद फिर जो है ना आप निकालेंगे एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द क्लोरीन। तो ये चीज़ जो है ना ये हमने मालूम करनी है, यानी ये चीज़ है आपके पास आ गई किस में, रिक्वायर्ड में। ठीक है, तो चलें अब इसका सोल्यूशन करते हैं और देखते हैं कि ये 35.5 जो आंसर आता है ये कैसे आता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपने फार्मूला सीखना है। एक फार्मूला है एवरेज एटॉमिक मास को मालूम करने का, जो फार्मूला है वो ये है, देखें कि एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू फर्स्ट आइसोटोप मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज प्लस सेकंड आइसोटोप मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। देखिए यहाँ पे दो आइसोटोप थे ना, फर्स्ट आइसोटोप ये हो गया, सेकंड आइसोटोप ये क्लोरीन 37 हो गया। ठीक है, तो ये फर्स्ट आइसोटोप और ये सेकंड आइसोटोप, इसकी परसेंटेज 75% है और इसकी परसेंटेज 20। अगर आपको ये याद ना हो ना तो आप कभी भी ये इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, इसलिए ये या तो क्वेश्चन में गिवन होती हैं, बल्कि अक्सर गिवन होती भी नहीं है। थोड़ी सी चीज़ है, बस याद कर लो इसको कि क्लोरीन के दो आइसोटोप हैं और उनकी इतनी इतनी परसेंटेजेस हैं। तो अगर याद करोगे तो आसानी रहेगी आपके लिए, क्योंकि फिर फार्मूला है तो फार्मूले में बस वैल्यू पुट करेंगे और कैलकुलेटर लेके उसको मल्टीप्लाई और प्लस और डिवाइड ये चीज़ें कर देनी है आपने। तो फार्मूला मैंने बता दिया, ये फार्मूला है, इसको याद रख लो कि एवरेज एटॉमिक मास जो होता है फर्स्ट आइसोटोप मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज प्लस सेकंड आइसोटोप मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। तो ये फार्मूला है। अब इसके अंदर हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, जो कि हमारे पास जो वैल्यूज़ कहाँ से आ रही हैं, डेटा से हैं, और इन डेटा से वैल्यू लेके हम इस फार्मूले के अंदर पुट करेंगे। आप देखें ये वैल्यू जो आ गई ना, तो ये फर्स्ट आइसोटोप जो था उसका नाम था 35, आप देख सकते हैं यहाँ पे 35 है, फिर मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज, तो परसेंटेज इसकी कितनी थी 75%, तो इसलिए यहाँ पे 75 लिखा है। फिर ये यहाँ पे वैल्यू है ना प्लस फार्मूले में, तो यहाँ पे भी प्लस यूज़ हुआ है। फिर फार्मूले में आया है सेकंड आइसोटोप, तो सेकंड आइसोटोप है क्लोरीन का 37, तो वो यहाँ पे आ गई वो वैल्यू। फिर मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज, इसकी परसेंटेज कितनी थी 25%, इसलिए यहाँ पे हमने यहाँ पे इसको लिख दिया 25, और डिवाइडेड बाय क्या 100, ये जो वैल्यू है, तो इसलिए नीचे जो है आपको 100 नज़र आ रहा है। तो मैंने बताया ना, बाकी याद करने की कोई चीज़ नहीं है, बस वहाँ से वैल्यू लो, यहाँ पे पुट करो, जहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान है वहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान आएगा, जहाँ पे प्लस का निशान है वहाँ पे प्लस का निशान आएगा, सिर्फ वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं, 100 अपनी जगह पे आ गया। ठीक है, तो जब ये वैल्यूज़ पुट करेंगे और आप जब कैलकुलेटर लें ना और इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें, किन दो वैल्यूज़ को, 35 मल्टीप्लाई बाय 35 मल्टीप्लाई बाय 75, तो इससे आ जाएगा 2625। ये कैलकुलेटर से आप कर सकते हैं इजीली, और इस तरह आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे कि 37 मल्टीप्लाई बाय 25, तो 925 आ जाएगा। ठीक है, बीच में जो प्लस का निशान है ना, इसको अभी वो नहीं करना, यूज़ नहीं करना, ये अपनी जगह पे ही यूज़ हुआ है, और डिवाइडेड बाय 100। अब इसके बाद इसको और इसको, यानी 2625 को प्लस कर देंगे 925 के साथ, तो आ जाएगा 3550। ये देखें, ये आ गया 3550। इन दोनों को जब प्लस किया कैलकुलेटर से, तो ये आ गई वैल्यू, डिवाइडेड बाय क्या 100, तो 3550 डिवाइडेड बाय 100 जब आप कैलकुलेटर से करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 35.5। तो ये हो गया क्या, ये हो गया एवरेज एटॉमिक मास क्लोरीन का। तो आपकी एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस भी गिवन है। ठीक है, मैं अगर चले कोशिश करता हूँ कि एक्सरसाइज की तरफ, ये देखिए ये तमाम चीज़ें मेरे पास रिटन फॉर्म में है, तो एक्सरसाइज की तरफ मैं जाता हूँ। वहाँ पे एवरेज एटॉमिक मास जो है हम मालूम करेंगे सिल्वर का, ठीक है, और मेरे ख्याल से नियॉन का भी है, दो हैं, एक सिल्वर का है और एक है नियॉन का। एक मिनट में जब निकाल लूँ तो आपको मैं स्क्रीन पे,
हाँ ये है। अब इसमें सिल्वर नहीं है, सिल्वर आई थिंक के पहले जो बुक्स थे उसमें था, ये लिथियम का है। तो जिस तरह हमने क्लोरीन का मालूम किया, अब हम लिथियम का मालूम करेंगे एवरेज एटॉमिक मास। तो आपको मैंने बताया ना कि इसके अंदर दो चीज़ें चाहिए होती हैं, इसकी परसेंटेज क्या है वो चाहिए होती है, और इसका जो एटॉमिक मास है वो चाहिए होता है। ठीक है, तो ये आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ कि आप इसको कर लो। एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 9 है। तो अब देखो यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है ना, जिस तरह वहाँ पिछला वाला हमने किया। बात हमने सबसे पहले किस चीज़ की डेटा की। तो इसमें हमारे पास है फर्स्ट आइसोटोप जो लिथियम का है, उसका नंबर है 6.0151। ये यहाँ से आई, ये इधर जिधर माउस में यूज़ कर रहा हूँ ना ये वाला, तो ये वैल्यू यहाँ पे आ गई। इस तरह सेकंड आइसोटोप जो है वो ये वाला है, लिथियम का ये सेकंड आइसोटोप है, और इसका एटॉमिक मास जो है वो वैल्यू 7.0160 वो यहाँ पे हमने यूज़ की। तो दो आइसोटोप हमने ले लिए, जिस तरह क्लोरीन के दो आइसोटोप थे इस तरह यहाँ पे भी इसके भी दो आइसोटोप हैं। फिर इस तरह परसेंटेज चाहिए हमें, तो एक जो आइसोटोप है इसका फर्स्ट वाला वो कितने परसेंट है 7.5%, और दूसरा जो आइसोटोप है वो है 92.5%। तो देखो बच्चे, जिस एवरेज एटॉमिक मास को भी आप मालूम करते हो, चाहे क्लोरीन का करते हो, लिथियम का करते हो, नियान का करते हो, सिल्वर का करते हो, जो भी क्वेश्चन में आ गया, तो आपको दो चीज़ें जो हैं वो चाहिए होंगी, एक उनके आइसोटोप और एक उनकी परसेंटेजेस। ठीक है, जब ये दो चीज़ें आपको याद हो जाए फिर आप इसके रिक्वायर्ड चीज़ को मालूम कर सकते हो। सोल्यूशन वही है, मैंने बताया ना फार्मूला क्या है, फर्स्ट आइसोटोप मल्टीप्लाई बाय इस परसेंटेज प्लस सेकंड आइसोटोप मल्टीप्लाई बाय इस परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। तो इसमें बस वैल्यूज पुट करो। अब फर्स्ट आइसोटोप जो था उसकी वैल्यू क्या थी 6.0151, ये यहाँ से आया ना, ये फर्स्ट आइसोटोप है। देखो आप ये मल्टीप्लाई बाय 7.5, तो 7.5 इसकी क्या है परसेंटेज है। आप देख लो यहाँ पे ये 7.5 है, आपको नज़र आ रहा है। तो इन दोनों वैल्यूज़ को बस मल्टीप्लाई कर लो। इस तरह इन जो नीचे दो वैल्यूज़ हैं ये 7.0160 इसको मल्टीप्लाई करो 92.5% के साथ। तो आप देखो यहाँ पे ये देखो ये दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हुई हैं डिवाइडेड बाय 100। तो जब आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करोगे ना इन दो वैल्यूज़ को 6.0151 मल्टीप्लाई बाय 7.5, तो इससे आ जाएगा 45.113। और ये जो ये दो वैल्यूज़ हैं इनको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करोगे 7.0160 मल्टीप्लाई बाय 92.5, तो इससे आ जाएगा 648.98। ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएंगी। अब इन दोनों वैल्यू के दरमियान में क्या चीज़ है, प्लस का निशान है, तो इसको प्लस कर देंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 694.0 डिवाइडेड बाय 100। तो 100 पे डिवाइड करने से आपके पास आंसर जो है वो ये वाला आ जाएगा 6.94 AMU। तो ये 6.94 जो है ये एवरेज एटॉमिक मास हो गया किस चीज़ का, ये देखो स्क्रीन पे किस चीज़ का, लिथियम का। तो ये दूसरा एक एग्जांपल मैंने बताया आपको एक्सरसाइज वाला। ठीक है, शायद इसके अंदर और भी आपके पास हो, मैं देखता हूँ चेक करता हूँ। ये लिथियम का था, नहीं और नहीं है मेरे ख्याल से। हाँ चले, नहीं है तो मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए खुशी की बात होगी, आप सोचेंगे कि चले अच्छी बात है। लेकिन क्वेश्चन जो है आपको किसी के रिलेटेड भी दिया जा सकता है, या क्लोरीन का मालूम करेंगे या लिथियम का या सिल्वर का, तो जिसका भी आप मालूम करें चाहे, उनके अंदर जो तरीका होगा एवरेज एटॉमिक मास का वो यही होगा कि जिसके अंदर आप क्या लिखोगे, एवरेज एटॉमिक मास का फार्मूला, फिर उसके जो उसकी जो वैल्यूज़ हैं उनको पुट करेंगे और कैलकुलेटर के ज़रिए से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास आंसर जो है वो गेन हो जाएगा। ठीक है बच्चे, समझ आई कि नहीं आई? तो ये तो आप एक दफ़ा 8 में भी पढ़ चुके हैं ना, तो मेरे ख्याल से आपके लिए इजी होना चाहिए। क्या ख्याल है?
हाँ, तो अगर मसला है तो वो ये है कि आपकी प्रैक्टिस कम है ना, ठीक है। अगर आपको 8 में भी टीचर ने सिखाया होगा वो भी इसी तरह था, यहाँ पे भी आपने पढ़ा, तो जब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो जब आप 10 में जाओगे फिर भी आप कहोगे कि मुझे नहीं आता। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इंसान जब प्रैक्टिस करता है ना, देखिए मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, हर चीज़ स्टार्ट में मुश्किल होती है, फिर जब प्रैक्टिस होती है ना फिर वो आसान हो जाती है। जिसे आप कंसिडर करें, जब आप प्ले ग्रुप में थे तो उस टाइम ABC लिखना कितना आपके लिए मसला था, ठीक है, एप्पल लिखना मसला था। तो उस वो बचपन की बात अगर आपको याद हो कि स्टूडेंट को इससे चिढ़ आ जाती है कि ये क्या ABC अलिफ बे ते 1 2 3। तो फिर जब आप लिखते गए फिर 5th में पहुंचे, आसान हुआ, 8 में, अब आपके लिए लिखना कोई मसला है? हाँ, अगर आपको कोई कहे एप्लीकेशन लिखो तो कोई मसला है? नहीं है। और यही एप्लीकेशन अगर मैं 3 क्लास के बच्चे को दूं और वो याद करे तो उसके लिए मसला है। तो आपकी प्रैक्टिस हो गई है, इसलिए आपको एप्लीकेशन लिखने में कोई मसला नहीं है। तो इस तरह जब इस चीज़ पे आप एक दफ़ा प्रैक्टिस करोगे गलतियां करोगे, दूसरी दफ़ा प्रैक्टिस करोगे गलतियां थोड़ी कम हो जाएंगी, तीसरी दफ़ा करोगे तो इंशाल्लाह बिल्कुल भी गलतियां नहीं होंगी। तो हर चीज़ जो मुश्किल होती है ना, जितनी एक चीज़ ज़्यादा मुश्किल होगी उतनी ही ज़्यादा आपने उस पर प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। तो इन चीज़ों पर प्रैक्टिस कर लो, फिर भी कोई मसला होता है तो यू पीपल कैन आस्क मी। ओके, चले, सी यू बाय टुमारो इंशाल्लाह। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।